हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस पीसीएस। तो आज हम अपने इस घटना चक्र के सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज आइए देखते हैं क्या है। पार्लियामेंट इज असिस्टेड बाय नंबर ऑफ कमिटीज इन द डिस्चार्ज ऑफ दिस ड्यूटीज। दिस कमिटीज आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय हाउस ऑफ पार्लियामेंट और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर चेयरमैन। ठीक है, तो पार्लियामेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ कमिटीज होती हैं जिसमें जो इलेक्टेड होते हैं, है ना, कमिटीज होती है वो इलेक्ट होती है पार्लियामेंट के थ्रू, और कुछ जो नॉमिनेट करता है स्पीकर, है ना। एंड दे परफॉर्म देयर वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर, और वो स्पीकर के डायरेक्शन में या चेयरमैन के डायरेक्शन में कार्य करती हैं। एंड सबमिट देयर रिपोर्ट टू द हाउस और टू द स्पीकर चेयरमैन एज अप्लीकेबल। तो चेयरमैन जैसे क्या है कि अब यहाँ पे पता है यूपी पीसीएस 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी आगे आपको दिखाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, कि अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो उसमें आप हाउस दिया है तो ठीक है, नहीं तो स्पीकर को सबमिट करती है, ठीक है, या चेयरमैन को सबमिट करेगी रिपोर्ट। ठीक है, मेनली द पार्लियामेंट्री कमिटीज आर ऑफ टू काइंड्स, स्टैंडिंग कमेटी एंड एड हॉक कमेटी। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज दो प्रकार की होती हैं, पहली स्टैंडिंग कमेटी है, दूसरी एड हॉक कमेटी है। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो परमानेंट में होती है and constituted every or periodically and work on continuous basis, while the ad hoc committees are temporary and ceased to be exist on completion of task assigned to them। तो स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, परमानेंट कमेटी होती है, और मतलब इसमें कम से कम 1 साल तक ये रहती है, और ये पीरियोडिकली 1 साल के बाद भी हो सकती, तो ये कंटिन्यूस रहती है। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट। और एडहॉक कमेटी क्या होती है, टेम्पररी होती है, और जब तक उससे काम करवाना होता है तब तक उस कमेटी को बनाया जाता है, फिर उसके बाद उस कमेटी को स्क्रैप कर देते हैं फिर। ठीक है, सो स्टैंडिंग कमेटी में देखिए क्या क्या है, फाइनेंशियल कमेटी है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, और कमेटी ऑफ इंक्वायरी, कमेटी ऑन स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमेटी रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, एंड हाउस कीपिंग कमेटी और सर्विस कमेटीज। ठीक है, और फाइनेंशियल कमेटी जो है इंक्लूड्स द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब देखो, स्टैंडिंग कमेटी में फाइनेंशियल कमेटी है, फाइनेंशियल कमेटी के अंतर्गत ये जो कमिटीज हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमिटीज लिविंग सम कमिटीज कंसिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो फाइनेंशियल कमेटी में 3 कमेटी उसके अंदर बनती हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है, एस्टिमेट कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी। ठीक, तो उसमें जो भी कमेटी होती है उनमें रेशियो रहता है 2:1 का लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके। ठीक है, एंड द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा होते हैं। ठीक है, इट एग्जामाइंस वेरियस एक्सपेंडिचर रिपोर्ट एंड अकाउंट्स अंडर द परव्यू ऑफ पार्लियामेंट। और ये क्या करती है, तो जो रिपोर्ट्स होती हैं अकाउंट से रिलेटेड उसको देखती है, फिर पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के पटल पर रखती है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है उसको रिपोर्ट जो आता है वो आप देख सकते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के समक्ष एक दो रिपोर्ट रखता है विथ रिप्रेजेंटेशन टू प्रेसिडेंट। ठीक है, एस्टिमेट कमेटी क्या होती है, उसमें 30 मेंबर होते हैं और सारे के सारे जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो एस्टिमेट कमेटी होती है उसमें सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो 30 मेंबर होते हैं, और 30 के 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं। ठीक है, एंड ऑल ऑफ इट्स मेंबर आर फ्रॉम लोकसभा। और इनका फंक्शन क्या होता है, टू सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी इन इकोनॉमिक in administration and to report improvement in organizational efficiency or administrative reform consist with the policy and line estimate में भी affected। तो इनका कार्य क्या होता है, इसका कार्य ये होता है कि पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कुछ सजेशन देते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ सजेशन देते हैं, इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन करना है या कुछ इकोनॉमी में एडमिनिस्ट्रेशन का कोई पार्ट आपको बढ़ाना है या घटाना है, या कुछ भी एफिशिएंसी प्रभाव से रिलेटेड या प्रभावशाली कुछ भी बनाना है, तो कंसिस्टेंटली वो जो होता है पॉलिसी में अपना कंट्रीब्यूशन करती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इज पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, एंड इट एनालिसिस द अकाउंट एंड वर्किंग ऑफ द स्टेट ओन पीएसयू। तो ये क्या करती है, जो स्टेट ओन पब्लिक सर्विसेज यूनिट जो होती हैं उनको ये उन पे चेक करती है, उनको देखती है, उनकी निगरानी करती है, उनको उनके वर्क और अकाउंट्स को देखती है। ठीक है, एंड इट also checks the disinvestment policies of the various PSUs। और disinvestment policies जो होती हैं, है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो भी हैं उनको चेक करती हैं। अगर उनमें मतलब उनको बेचना है या उनमें कोई डिसइन्वेस्टमेंट करनी है, उनके लिए मतलब कोई पॉलिसी बनाना है, उसको भी ये
चेक करती हैं। कमिटी टू इंक्वायरी इंक्लूड द कमिटी ऑन पिटिशंस, द कमिटी ऑन प्रिविलेजेस एंड एथिक्स इन कमिटी। द पिटिशन कमिटी ऑन लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स व्हाइल द पिटिशन कमिटी इन राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स। ठीक है, तो इसमें लोकसभा में 15 होते हैं पिटिशन कमेटी में, और राज्यसभा में 10 होते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द लोकसभा स्पीकर। यहीं पे क्वेश्चन आप देखना, ये ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस 2025 में क्वेश्चन पूछा था। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है कि जो लोकसभा स्पीकर है उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। अगर है ना, ऑर्डिनरी प्रेजेंट रिपोर्ट टू द हाउस, ऑर्डिनरली मतलब हम ऐसे तो स्पीकर को सबमिट कर ली तो जाहिर सी बात है लोकसभा को ही सबमिट कर रहा है, पर अगर स्पेसिफिक वे में अगर पूछा जाए तो अगर स्टेटमेंट में स्पीकर दिया हुआ है तो वो भी सही है, एंड लोकसभा दिया है तो वो भी सही है। ठीक है, एंड आई वाज कंफ्यूज्ड इन एग्जामिनेशन एंड आई एक्चुअली मिसअंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, एंड ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया एक्चुअली। सो आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज नेक्स्ट टाइम, एंड आपको भी मैंने ये इसलिए बताया कि ये क्वेश्चंस जैसे ना ट्रैप होते हैं, तो वी शुड लुक केयरफुली व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, सो नेक्स्ट इज जनरली अ मेंबर फ्रॉम अपोजिशन इन लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी। तो जो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, लोक लेखा समिति जो होती है, उसमें जो उसका चेयरमैन होता है, जनरली जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, जो विपक्ष दल का जो नेता होता है, वही इसका चेयरमैन बनता है। ठीक है, देयर आर टोटल 24 departmentally standing committees DRCSs out of 24, 8 अंडर राज्यसभा एंड 16 अंडर लोकसभा। तो 24 टोटल डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं, जिसमें से 8 जो है राज्यसभा के पास होती हैं और 16 जो होती हैं वो लोकसभा के पास होती है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आइए देखते हैं। इन व्हाट वेज डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन? तो थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाइनेंशियल कमिटी ऑफ पार्लियामेंट? तो स्टैंडिंग कमेटी में जितने भी, मतलब स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आती है फाइनेंशियल कमेटी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स भी होती है, एस्टिमेट भी होती है, कमेटी ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों ही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी? तो सबसे बड़ी कमेटी जो होती है एस्टिमेट कमेटी होती है, क्योंकि इसमें 30 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें कितने होते हैं? इसमें 22 होते हैं, ये भी 22 होते हैं। और इसमें कितने होते हैं? तो इसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, कमिटी ऑन पिटिशंस में। नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट कमिटी? तो एस्टिमेट कमिटी। ठीक है, टेन्योर ऑफ द नंबर्स ऑफ एस्टिमेट कमिटी इज ऑफ 1 ईयर, 1 साल का होता है, क्योंकि परमानेंट स्टैंडिंग कमिटी जो होती है वो 1 साल के लिए बनाई जाती है। मैंने कहा था परमानेंट कमिटी होती है 1 साल, या 1 साल बढ़ा भी सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, बट 1 साल कम से कम होता ही है। ठीक है, पर जो एडहॉक कमिटीज होती है वो कार्य पर बंधी होती है कि अगर उनसे कोई कार्य कराना उस कमिटी से, तो उसके उसके कार्य जो होता है उसके कंप्लीशन तक, वर्क कंप्लीशन तक ही उसको बनाए जाते हैं, उसके बाद उसको स्क्रैप कर देते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर्स? सो which of the following is not a tool of parliamentary control of public expenditure? That is control and auditor general of India जो होता है, ये टूल नहीं होता है। ठीक है, इट इज नॉट अ टूल, बाकी ये सारी है। The members of standing committee of parliament are taken from Lok Sabha and Rajya Sabha in which ratio? 2:1 रेशियो में होता है। ठीक है, 2:1 रेस्पेक्टिवली, 2 and 1। The chairman of committee on public accounts committee appointed speaker of Lok Sabha. Committee on public accounts comprises member of Lok Sabha, member of Rajya Sabha, and a few eminent person of industry and trade. तो public accounts committee is appointed by speaker of the Lok Sabha, ये तो सही है भाई। Committee on public accounts committee member of Lok Sabha, member of Rajya Sabha, and few eminent persons of industry and trade. तो नहीं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लोकसभा राज्यसभा नहीं, इसमें कुछ मेंबर्स यहाँ के होते हैं, कुछ लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। तो इसमें फाइनेंशियल कमेटी में 22 मेंबर होते हैं। ठीक है, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। तो असिस्टेड बाय कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इट एंश्योर्स द पब्लिक मनी इज स्पेंट ऑन अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट डिसीजन। ठीक है, तो पहला तो सही है, दूसरा है नॉट करेक्ट। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा फॉर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 15 होते हैं, टोटल 22 होंगे। अब ये आप देख सकते हो 22 नहीं, 22 में 15 लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, The Public Accounts Committee of Indian Parliament scrutinizes the report of the Controller and Auditor General. What is the main function of Public Accounts Committee? Examine CAG annual report.
While member of Rajya Sabha are associated with the Committee on Public Accounts Committee, public and member of committee are estimated on entirely from Lok Sabha, not entirely from Lok Sabha. Rajya Sabha are associated with the Committee on Public Accounts, taking member of committee on estimate. ठीक है, तो जो एस्टिमेट कमेटी इंटायरली फ्रॉम, हाँ एस्टिमेट कमेटी में जो होता है वो सारे के सारे मतलब देखो ये कह रहे हैं कि राज्यसभा आर एसोसिएटेड विद कमेटी ऑन पब्लिक, मेंबर राज्यसभा के होते हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग में होते हैं, ठीक है, पर एस्टिमेट कमेटी में सारे के सारे लोकसभा के होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स वर्क अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये भी सही है। Ministry of Parliamentary Affairs nominate member of parliament on committee, council, board, commission, etc. by the government of India in various ministries. ये भी सही है, all are correct. ठीक है। Next is the main function of Public Accounts Committee is to examine the financial account of government and report of Controller General of India. ठीक है। अब ये क्वेश्चंस देखो आप, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखो, मैंने जो क्वेश्चन वो ऊपर कह रहा था वो यही क्वेश्चन है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू लोकसभा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्पीकर देता तब भी ये सही होता, लोकसभा दिया है तब भी ये सही है, क्योंकि ऑर्डिनरली जो है मतलब सामान्य परिस्थितियों में तो हमेशा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा को ही सबमिट करती है, ठीक है। और लोकसभा का जो नेता होता है आप समझ सकते हो, स्पीकर इज द सर्वे सर्वा ऑफ लोकसभा, तो स्पीकर को दे या लोकसभा में करे तो बात एक ही है। अब ये चीज मतलब आपको समझना होगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू स्पीकर ऑफ लोकसभा हु गेट्स इट प्रेजेंटेड टू लोकसभा एंड अ कॉपी इज लेड ऑन द टेबल ऑफ राज्यसभा। तो अगर अगर जैसे ये छोटी सी चीज है और ये ओवरऑल चीज है, तो ये छोटा सा चीज जो है ये स्पीकर है एंड दिस इज लोकसभा, तो अगर ये लोकसभा को सबमिट करी तो इनडायरेक्टली आप स्पीकर को भी सबमिट कर ही, स्पीकर के थ्रू ही गई होगी बात, तो ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है। एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन से 15 मेंबर राज्यसभा भी, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 15 मेंबर राज्यसभा से नहीं होते हैं, 15 मेंबर जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। तो दूसरा तो गलत है, पहला सही है, तो ओनली 1। पब्लिक अकाउंट्स कैन प्रेजेंट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स रिपोर्ट टू स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा। सब लोकसभा 11, 15, 10, 7, राज्यसभा। अब देखो इसमें नंबर्स पूछे किसके कितने हैं, तो लोकसभा में 11, राज्यसभा में टोटल 16। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने होते हैं, 15 और 7 का रेशियो होता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑन पब्लिक अकाउंट्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, गलत है। Scrutinizes appropriation and finance accounts of the government, examine the report and computer of General of India, तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। Who nominated the chairman of Public Accounts Committee on Indian Parliament? That is Speaker of Lok Sabha. अभी मैच करते हैं, मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कमेटी ऑन पिटीशन, जॉइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट स्कैम, डिपार्टमेंटल कमेटी। तो देखो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या है, स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, या कह सकते हो फाइनेंशियल कमेटी है, ठीक है। एंड जॉइंट कमेटी परमिशन ऑफ पिटीशन, जॉइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट स्कैम, एड हॉक कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, फंक्शनल कमेटी। तो फाइनेंशियल कमेटी जो होगा वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ठीक है, ए का 3, दैट इज सी। और बी का जो होगा 4 है, बी का फंक्शनल कमेटी और कमेटी ऑन पिटीशन, एंड सी का 1 होगा ज्वाइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट इज एड हॉक कमेटी, एंड डिपार्टमेंटल कमेटी जो है वो क्या है, स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मेंबर्स ऑफ राज्य सिर्फ एस्टिमेट में नहीं होती है, ठीक है, ओनली 2। Following the committee, there is no representation of Rajya Sabha in estimate committee, only Lok Sabha, committee of Indian estimate committee, public accounts committee, committee on public accounting, joint committee on salaries and allowances for the member of parliament. So which of the following financial committee of Indian parliament, which of the following are financial committees? तो financial committee में estimate committee, public accounts committee and committee on public undertaking, तो ये 3 तो होंगे A B C, ओके। तो A B and C is
फाइनेंशियल कमिटी is the financial committee on parliament in India. Public account committee, estimate committee, committee on public understanding, तो तीनों ही है. The audit report of Controller and Auditor General of India is examined by public undertakings and public accounts committee. ये दोनों ही सही है. Which one of the following is not a standing committee of parliament? तो इसमें तो आंसर ही नहीं दिया सही से. Which of the following is statement about the ethics committee on Lok Sabha? Initially it was an ad hoc committee. ठीक है, एडॉक कमिटी बनाई जाती है. ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेन रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर. नहीं तो राज्यसभा वाले कहाँ जाएंगे भाई, तो दिस इज रॉन्ग. सो आंसर इज 1 and 3. एंड दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडाइज. बिल्कुल सही बात है. विच ऑफ द फॉलोइंग अ पार्लियामेंट्री कमिटी हैज नॉट बीन सेट अप वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डज नॉट कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकसभा? That is Committee on Health Family Welfare. Consultative Committee of Member of Parliament on Railway Zones is constituted by which of the following? तो ये किसके द्वारा होता है? Ministry of Parliamentary Affairs. ठीक है. Which pair is incorrect regarding the appointment chairperson of Parliamentary Committee constituted by Speaker of the 18th Lok Sabha for the year 2025 or 25. That is Committee Estimate Committee Vijayant Panda. Joint parliamentary committee set up for probing 2G spectrum should consist of 20 members from Lok Sabha and 15 from Rajya Sabha. Joint parliamentary committee examining the 2G scam is headed by PC Chacko. With reference to Parliamentary of India, which of the following parliamentary committee scrutinizes report to the House whether the power to make regulations, rules, sub-rules, bylaws conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation? तो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो होता है वो उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है. और ये क्या होता है? पार्लियामेंट इज टू अनवाइल्डेड टू बॉडी टू डेलिबरेट इफेक्टिवली ऑन द इशू दैट कम अप बिफोर इट एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वॉल्यूमिनस. ठीक है. देयरफॉर इट इज असिस्टेड बाय नंबर ऑफ कमिटी ऑन द डिस्चार्ज. तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है बहुत बड़ा है, इसके कार्य भी बहुत बड़े हैं, तो इसीलिए मतलब इसको चलाने के लिए कुछ कमेटियों की जरूरत होती है. ठीक है. उसी में ये कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस में कह रहे हैं कि इट एग्जामाइंस द अश्योरेंस प्रॉमिस एंड अंडरटेकिंग गिवन बाय मिनिस्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्लोर ऑफ द हाउस. तो कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस ये क्या कार्य करती है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो वादे और जो भी मतलब वो अपने प्रोमिसेस करते हैं उनको फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं, या उसमें क्या काम कर रहे हैं, टाइम टू टाइम जो चेकअप होता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो उसके लिए रिपोर्ट बनाना. ठीक है. तो ये क्या करता है? कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस जो होता है वो इसके अंतर्गत काम करता है. कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या करता है? इट एग्जामाइंस रिपोर्ट टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन, रूल, सब रूल एंड बाय लॉज डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट और कॉन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द एग्जीक्यूटिव आर बीइंग प्रॉपर्ली एक्सरसाइज्ड बाय इट. तो ये जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या करता है कि ये अपने जो पावर होते हैं, मतलब मिनिस्टर्स के और जो भी ऑफिशियल्स के जो पावर हैं उनके रूल्स और अपने पावर के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सो इट एग्जामाइंस द subordinate legislation, examines the report of the house whether the power to make regulations, sub rules and bylaws delegated by the parliament or conferred the constitution to the executive are being properly exercised by it. ठीक है. The rules committee क्या करती है? Consider the matter of procedure and conduct of business in the house and recommends necessary amendments or addition to the rules of the house. ठीक है. तो रूल्स कमेटी क्या करती है? तो जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस वगैरह है, बिजनेस है ना, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के कार्य कैसे चल रहा है हाउसेस का, उसके रिगार्डिंग मतलब अपना रिपोर्ट देखना, उनके फिर प्रोसीजर को फॉलो करना, उसमें अमेंडमेंट करना, कुछ एडिशन करना. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो क्या करती है? रेगुलेट द प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ. तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो होती है वो टाइम टेबल वगैरह जो होती है वो रिकॉर्ड करती है. एंड इट आपको मैं बताता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीएससी 2026. आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर बॉक्स से में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक देखो इस पे क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया, पीसीएस में अभी तक इस पे क्वेश्चन मतलब अभी तक आए नहीं. आए भी हैं तो मतलब आप देख सकते हो बीपीएससी ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, यूपी पीसीएस में नहीं है, में भी आ सकते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी read on the various parliamentary committees. Okay. Which of the following is a parliamentary committee relating to delegation of power to make rules and regulations? रूल्स एंड रेगुलेशन से संबंधित कौन सी थी? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो अभी हमने पढ़ा है.
In India, which of the following review the independent regulators in sectors like telecommunication, insurance, electricity, etc. Ad hoc committee are set up by the Parliament, Parliamentary Department Rating Standing Committee, Finance Commission, Financial Sector Legislative Reform Commission, and Niti Aayog. ठीक है. So ad hoc committee set up by Parliament and Parliamentary Department Rating Standing Committee. So 1 and 2. अब आइए पार्लियामेंट्री एक्ट पढ़ते हैं. प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है 1954 में आया. ठीक है. और इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है. इसमें आप कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं. विच ईयर वाज प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कब आया? 1954 में. ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट आर कॉग्निजेबल एंड समरली ट्रायबल. ठीक है. ऑफेंसेस आर ट्राइड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 बाय द कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. ये ट्रायल कर सकता है इसमें सिविल राइट्स एक्ट में. ऑल पनिशेबल ऑफेंसेस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट आर कॉग्निजेबल, ट्रायबल, समरली and cognizable, non-compoundable. ठीक है. Under the protection of civil right, all offences are cognizable and punishable with imprisonment or fine both. ठीक है. If any person refuses to admission to any person to any hospital, dispensary or educational institution on the ground of untouchability, under which section of the protection of civil right he shall be punishable? सेक्शन 5 के तहत अगर कोई बंदा जो है किसी पर्सन को हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर एडमिशन देने से या छुआछूत के मतलब ऐसे अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के अंतर्गत सेक्शन 5 के अंदर उसको पनिश किया जा सकता है. ठीक है. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 has the power of state government to impose collective fine been provided under section 10A. ठीक है. पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन. कलेक्टिव फाइन किससे लगाएगा? 10A से. आप देख सकते हो ना, कलेक्टिव फाइन लगाया जाता है. जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ग्रुप ने क्या किया कि कोई पब्लिक कोई प्रॉपर्टी है उसको हार्म कर दिया इन्होंने, तो उन्होंने क्या किया कि पूरे कलेक्टिव पर्टिकुलर एरिया के कुछ लोग जिन्होंने जो उसमें लिप्त थे उनका घर गिरा दिया. नॉर्मली यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग्स इन आर स्टेट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो. तो कलेक्टिव जो यहाँ पे हार्म होता है, कलेक्टिव जो फाइन जो होता है वो सेक्शन 10A के तहत होता है. ठीक है. एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट ऑफेंसेस बाय कंपनीज हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर 14. तो कंपनीज को अगर कोई होती है तो उनको फिर हम सेक्शन 14 के तहत. Who is held responsible for the offences committed by committees under the Protection of Civil Rights Act 1955. That is, ये सारे हैं, ये सबको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट के अंदर पेनलाइज कर सकते हैं. इन द कोर्ट्स अंडर सेक्शन 12 of the Protection of Civil Rights Act shall presume that the offencer is committed on the ground of untouchability is when it relates to member of scheduled caste only. सिर्फ शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड अगर होगा तो ही मतलब पेनलाइज किएंगे सेक्शन 12 के तहत. Untouchability will not be considered an offense when the accused and complainant victim belong to the same social group. तो अगर ये सेम सोशल ग्रुप के होंगे तो फिर ये लागू नहीं किया जाएगा. ठीक है. A court can presume that any act constituting offense was committed on the ground of untouchability if such offense is committed in relation in a member of scheduled caste. Under which one of the following section of Protection of Civil Rights Act 1955 has protection of action taken in good faith? That is Article Section 14A. Which of the following central ministers are responsible for the implementation of protection of civil rights rules? That is 1, 2 and 4. Minister of Home Affairs, Minister of Social Justice and Minister of Tribal Affairs, not Minority Affairs. तो तीसरा नहीं होगा इसमें. ठीक है. Which of the following pairs is not correctly matched? That is 73rd Constitutional Amendment, reservation of seat for women in election of local bodies in urban areas, not urban areas, यहाँ पे rural areas होगा. और 74th Amendment से हो सकता है. देखो 74th Constitution not by 74. ठीक है. इंडियन आर्म्स एक्ट, रॉयल टाइटल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट. इंडियन आर्म्स एक्ट तो होगा. तो आप देख सकते हो सबसे जो आर्म्स एक्ट 1978, रॉयल टाइटल एक्ट 1976, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट तो 1861, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869. ठीक है. तो आंसर इज इट्स आप ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन इन्होंने दिया था. 2023 का ये क्वेश्चन है, 2020 में ये क्वेश्चन था. तो आप एज इट इज इसको चाहो तो याद कर लेना. इस डेट को मैं भी ये किसी जगह चिपका दें इसको.
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछा, लाइक अब ये क्वेश्चन देने का क्या मतलब था। मे बी उस साल कुछ रहा हो, कोई एक्ट वगैरह आया हो, बट इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। अब आप देखो कि हमें अगर ये डेट याद नहीं हो तो हम कैसे करेंगे इनको। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 26 अक्टूबर 2006 में डोमेस्टिक वायलेंस के लिए यहाँ पे लॉस आए थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल एक्ट, दैट इज मीसा एक्ट जो है वो सोशल एक्ट नहीं है। Maintenance of internal security was enacted in 1971 and was repealed in 77. This act was enacted for maintenance of internal security. तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मीसा एक्ट आया था, तो इट इज नॉट अ सोशल एक्ट, ठीक है। When was the क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इनेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? 1971 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आया था, अंग्रेज ले आकर आए थे ये। Northern part of India, which was later extended to the region of Bengal. Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention Atrocities Act came into force on 30th January 1990. Under which act Scheduled Caste and Scheduled Tribe Atrocity Removal Law was implemented 1918, and how many sections are there under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989? That is 23. ठीक है। That is who has a power to make rules for carrying out this purpose of scheduled tribe, caste and the scheduled tribe. तो that is central government, यही बना सकती है। Under which section of scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocity act is in economic boycott defined? इसमें किसमें है? 2BC में, ठीक है। एमपी में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे, मतलब इससे रिलेटेड। आप देखो सारे क्वेश्चन जो है ना एमपी के हैं, ये एमपी पीसीएस में। Offense committed by any public servant under section 3 of provide for the minimum punishment of 1 year. This would not be asked in our examination, but फिर भी हम देख लेते हैं, है ना। Other scheduled castes in the tribe in which sections there provision parliament of special code 14. This is not इतने क्वेश्चन से these are ना ridiculous यार, ये किसी काम के नहीं, हमारे एग्जाम में आएंगे ही नहीं। जो ट्राइबल्स हमारे स्टेट में इतने कहाँ है बताओ। शेड्यूल ट्राइब्स हमारे स्टेट में सिर्फ सोनभद्र में है और कुछ स्टेट में है जो है ना। तो इतने बड़े तो है हमारे। पर एमपी इज अ वेरी मतलब बहुत बिग स्टेट है। आप देख सकते हो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है? एमपी में ही तो है। इसीलिए ये इतने सारे क्वेश्चन तो एमपी से उठा रखे हैं इन्होंने। सो हमारे एग्जाम से रिलेटेड अब यहाँ पे देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव असेंट ऑन प्रेजेंट ऑन 15 जून 2005 को। आरटीआई जो थी उसको 15 जून 2005 को राष्ट्रपति से अनुमति मिली, इसको एसेंट मिला 15 जून को, ठीक है, 2005 में। 11 मई 2005 को पास हुआ लोकसभा से, 12 मई को राज्यसभा से परमिशन रिसीव हुआ प्रेसिडेंट को, और एपीजे अब्दुल कलाम ने जून 15 को इसको फिर असेंट दिया एंड इट केम इनटू फोर्स आफ्टर 120 डेज ऑन 12:13 मिडनाइट अक्टूबर 12 2005 को ये केम इनटू फोर्स, वाज पास्ड इन द ईयर 2005, ठीक है। Each of the following statement is true about right to information. It is a legal right. Is a legal right. ठीक है। So following terminology are mentioned by the Preamble of Right to Information Act 2005. That is transparency of information, revelation of information, informed citizens and parliamentary democracy. तो क्या कह रहे हैं Preamble of the Right to Information में ये सारी चीजें हैं। ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, रेवुलेशन और इंफॉर्मेशन होना चाहिए, पैरामाउंट सिक्योरिटी, डेमोक्रेटिक आइडियल्स का, तो ये सारे ही आरटीआई के बारे में क्या चीज सही नहीं है। टू एम्पावर द वुमेन एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, नहीं इसके लिए नहीं है, बट जस्ट टू मेक अ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द सिस्टम, इसलिए आरटीआई एक्ट लाया गया है। और इसके लिए क्या स्टेटमेंट ऑफ आरटीआई सिलेक्ट वन विच प्रोवाइडेड फॉर स्पेशली एग्जेम्प्टेड। Which of the following sections of right to information is not in relation to function and powers of Central Information CIC? तो that is 12। जो 12 sections right to information में क्या कह रहे हैं, ये कौन सा रिलेटेड नहीं है फंक्शन एंड पावर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित कौन सा नहीं है सेक्शन, वो है सेक्शन 12 जो है, ठीक है। बाकी सेक्शन 19, 25, 17 ये सारे के सारे जो है इससे रिलेटेड। 12 इज रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन, है ना।
तो ये आरटीआई से रिलेटेड नहीं है, एससीआईसी से। Among the following can impose the penalty under the section 20 of RTI Act, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो सीआईसी और एसआईसी जो है वो इस पे पेनाल्टी कर सकते हैं, ठीक है, अंडर सेक्शन 20 ऑफ आरटीआई एक्ट। इन विच ईयर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005, केंद्रीय सूचना आयोग जो है 2005 में पारित मतलब बना। एंड टेन्योर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज, आप देख सकते हो कितना है, 3 साल या 65 साल है, ठीक है, तो याद रहे 3 साल या 65 साल, ठीक है। ये जो दिया है इसमें ये गलत है, ये पूरा सिर्फ 3 साल होगा, 3 साल या 65 साल। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर और रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी हु इज द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कमिटी। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं होते, बाकी ये चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, लेजिस्लेटिव असेंबली, कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं। अब देखो कितना बड़ा खेल किया गया यहाँ से, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर से चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। इट्स सो मतलब स्कैम कैसे गवर्नमेंट कर रही है जनता के साथ, आप सिर्फ साफ सुथरा देख सकते हो कैसे मतलब ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को खत्म किया गया है इसमें से चीफ जस्टिस को हटा करके। अब जो चीफ मिनिस्टर होगा इसी का मतलब इसमें कम से कम 3 मेंबर हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक कैबिनेट मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर है। तो चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर एक साथ हो जाएंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन की कोई मतलब ही नहीं है बनने का। तो ये चाहे तोते की तरह चिल्लाते रहें लेकिन कुछ होना नहीं है, ठीक है। सो लुक हाउ गवर्नमेंट इज सेंट्रलाइजिंग द पावर एंड मिनिमाइजिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द सिस्टम। और ये कितना साइलेंटली काम किया गया आप देख सकते हो। According to Section 15, Clause 3, Right to Information Act, the State Commissioner and State Commissioner shall be appointed by the Governor on the recommendation of committee consisting of Chief Minister, Chairperson, Cabinet Commissioner, है ना। Therefore, Chief Justice of High Court is not member of committee. अब यहाँ पे अगर जुडिशली से एक बंदा यहाँ पे होता तो आप जो इंफॉर्मेशन होती वो और अकाउंटेबल होती और ट्रांसपेरेंसी इसमें होती इन्वॉल्व, क्योंकि 4 मेंबर अगर होते तो हो सकता है कि जो चीफ लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दोनों मिल करके चीफ मिनिस्टर और जो भी रनिंग रूलिंग गवर्नमेंट है उस पर दबाव बना सकती थी कि आप जो जनता को इन्फॉर्मेशन दें वो बिल्कुल स्वच्छ दें, बिल्कुल ऐसा दें कि आप उसमें कोई मतलब त्रुटि ना हो। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी तो बिल्कुल उसमें डेटा में ब्रीच होगा और कोई भी मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसकी छवि खराब हो, तो इसलिए वो इंफॉर्मेशन में मिसमैच करेंगे। ओके, Who among the following cannot be the state chief information commissioner or state commissioner? Person of field from journalism, legal field. अब legal field के बंदे को इन्होंने देना ही नहीं है। Person in the field of science and technology, field of legislation of state territory. ठीक है। मजदूर किसान शक्ति संगठन, a social movement has been associated with the following India. तो ये RTI एक्ट से रिलेटेड है, मजदूर किसान शक्ति। Which of the following is related to Right to Information Act? नमित शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इट्स इम्पोर्टेंट, आप याद कर लेना, मैं भी पूछ सकते हैं ये, वेरी इंपॉर्टेंट। नमित शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया किसमें है? आरटीआई एक्ट के। लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, नंदिनी सुंदर, ये भी ये सारे जो है ना ये केसेस, सो दीज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज in general been responsible for the increasing and sense of responsibility in bureaucracy. It is still a miles to go to create a desired impact. ठीक है, सो आप देख सकते हो पहला भी सही है, क्या करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंक्रीज तो होती है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कि भाई आप इंफॉर्मेशन जो है वो स्वच्छ तरीके से दो, एकदम पारदर्शिता हो। स्टिल हैज अ माइल्स टू गो टू क्रिएट अ डिजायर्ड इम्पैक्ट। हाँ अभी भी बहुत मतलब इसमें पारदर्शिता के लिए बहुत सारे स्कोप अभी बहुत आगे तक जाना है इन्हें, क्योंकि आप देखो ना जनता को इंफॉर्मेशन देना वो भी पारदर्शी तरीके से, तो ये एक तरीके से ये भी है सिस्टम के ऊपर दबाव बना रहता है ना। फिर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं चीजें और उससे जनता को जवाब देना, जवाबदेही बंद करना ये बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। सो इट इज स्टिल अ माइल टू गो टू क्रिएट अ डिजायर्ड इम्पैक्ट, ठीक है। तो दोनों सही है बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, objective of right to information is to secure access to information from public authorities, ठीक है। which of the following which high court has said in important decision that RTI applicants should tell the position for asking information under the right to information, that is मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है
कि आरटीआई जो एप्लीकेंट है वो रीजन भी बताया कि क्यों उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ सिटीजन चार्टर। बेसिक एलिमेंट क्या नहीं है इसमें, प्रोविजन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ एजेंसी वर्क, ठीक है। आप देख सकते हो 9 बेसिक एलिमेंट ऑफ सिटीजन चार्टर आर सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस, ओपन, प्रोवाइड फॉर इंफॉर्मेशन, कंसल्ट एंड एडवाइस, इन्वॉल्व, encourage access and promotion of choice, treat all fairly, put things right when they go wrong, use resource effectively, innovate and improve, work with other providers, ठीक है। पर प्रोवाइडर्स फॉर इंस्पेक्शन एजेंसी वर्क के लिए नहीं है इसमें। All the at the national level, which ministry is nodal agency to ensure effective implementation of scheduled tribes and other international forest dwellers recommendation of 2006। तो इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। Under scheduled tribe and other traditional forest dwellers, recognition of forest right act shall be the authority of initiate the process for determining nature and extent of individual and community forest right or both। तो दैट इज ग्राम सभा जो होता है वो ये काम करता है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वगैरह हैं जो हैं और ट्राइब से रिलेटेड जो काम होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, वो ग्राम सभा देखता है, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्टेड पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। प्रोविजन फॉर ग्रांट फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर 275, नो नॉट इन 275। पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा इज मेंशन्ड अंडर 243 ए, ये भी गलत है, तो ओनली वन। देखो इसमें क्या है, आर्टिकल 21 है, ये सब के सब जो है एनजीटी जो है वो 18/10/2010 मतलब पारे, तो ये सारे के सारे जो है एनजीटी में दिए हुए हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। एनजीटी 2010 में आया। हाउ मेनी डेज अपील कैन बी मेड बाय एन एग्रीड पर्सन टू डिसीजन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन द सुप्रीम कोर्ट। तो 90 डेज के अंदर जो है एनजीटी के रिपोर्ट के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पिटीशन डाल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लैंड एक्विजिशन एक्ट इज नॉट ट्रू। तो क्या ट्रू नहीं है, इट पर्पज वाज टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो था वो 1 मार्च 2019, its purpose was not to promote the land reform process in India, but to make laws for land acquisition for public institutions, organization and companies. This act has been replaced by the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation। देखो एक चीज है, आप समझो, जनता ने, अब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो जाते जाते 2014 में उन्होंने ये बहुत बेहतरीन मतलब लॉ पारित किया, right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013, and this was the best act they have been constituted। क्योंकि उससे पहले जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसमें लोगों की मतलब जमीनें ले लेते थे, सरकारें ले लेती थी, एंड कंपेंसेशन मिल नहीं पाता था प्रॉपर। आप ये देख सकते हो कि लैंड अगर रूरल एरियाज पे है तो बिल्कुल नहीं, अर्बन की भी है तो प्रॉपर कंपेंसेशन नहीं मिल रहा है, मुआवजे के लिए उन्हें देरी हो रही है। तो जाते जाते कांग्रेस ने ये बहुत ही बेहतरीन काम किया कि दे ब्रॉट दिस राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट इन 2013। ओके, एंड ये आप देख सकते हो कि इसका प्रमोशन लैंड रिफॉर्म करने के लिए नहीं हुआ था। दिस वॉज नॉट टू, लैंड एक्विजिशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है। सो गवर्नमेंट इज टेकिंग लैंड फ्रॉम फार्मर्स एंड पीपल जस्ट टू मेक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स टू बी वर्क और establish organizations, establish institutions, hospitals, infrastructure, railways, everything। okay, तो यहाँ पे लैंड रिफॉर्म करने का कोई मतलब इनका मुद्दा नहीं था। okay, which of the following labor related acts have been amalgamated on into the codes on wages 2019? so minimum wages act, payment of bonus act, contour contract labor act, equal remuneration act। ठीक है, तो क्या क्या है, कोड ऑन वेजेस एक्ट जो था उसमें क्या क्या थी, तो मिनिमम वेजेस एक्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट भी चाहिए उसमें। कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं होगा इसमें, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट होगा। ठीक है, सो 1 and 2, 1 to 4। सो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में क्या क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रेम्यूनरेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब देखो क्या है ना, आजकल क्वेश्चन जो बनाए जा रहे हैं वो मोस्टली डेट पे और ऐसे मतलब मिसलिनियस बना रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल जो उनका पूछने का स्कोप खत्म हो रहा है, तो आयोग क्या कर रहा है, तो क्वेश्चंस के लेवल बढ़ा रहा है, टफ कर रहा है क्वेश्चंस को। और टफ कैसे होगे, नई नई चीजें जब वो इंट्रोड्यूस करेगा, लाइक अभी ये क्वेश्चंस ऐसे दे है ना। अब देखो, कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट,
सेल्स ऑफ गुड एक्ट, अब इसमें तुम मिलाओ करेक्टली मैच कौन सा है भाई, आपको मालूम ही नहीं है कंपनी एक्ट कब आया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, पार्टनरशिप एक्ट कब आया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट कब आया। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 में नहीं आया भाई, 1872 में आया हुआ है, अब हमें क्या मालूम है। तो दीज आर वेरी टफ क्वेश्चंस, और ये इंपॉर्टेंट है, आप कहीं इसको लिख करके याद कर लो, बल्कि मैं तो यही कहूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन मीटिंग एक्ट 1908, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908, इंडियन क्रिमिनल लॉ 1908, न्यूज़पेपर इंसेंटिव टू ऑफेंसेस एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन जो है ना 1907 में आता, और इसी के तहत मतलब उनको बंद किया गया था, किसको किसको लाल जो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी को, सेडिशंस के चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए थे, देशद्रोह का मुकदमा था। तो प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन मीटिंग एक्ट, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द लेक्स लोकी एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। तो आप देख सकते हैं बंगाल टेनेंसी एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट एंड लेक्स लोकी एक्ट। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था, इंडियन ऑफ कंसेंट एक्ट आप देख सकते हो, एज ऑफ कंसेंट जो था, लेक्स लोकी एक्ट, बंगाल टेनेंसी, एज ऑफ कंसेंट, इंडियन यूनिवर्सिटी। तो लेक्स लोकी एक्ट जो है 1850 में आया था। A Hindu who had converted to different faith inherit his ancestral property। तो लेक्स लोकी एक्ट में क्या था कि अगर कोई भी हिंदू है, अगर वो अपना कन्वर्ट जो है मतलब कन्वर्जन करता है, मुस्लिम बन जाए या ईसाई बन जाए, तो अपनी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें उसका फेथ नहीं, वो खत्म हो जाएगा, इनहेरिटेंस नहीं रहेगा। बंगाल टेनेंसी एक्ट आया उसके बाद 1885 में, है ना, डिफाइन द राइट ऑफ जमींदार लैंड लॉर्ड्स एंड द टेनेंट इन रिस्पॉन्सिबल टू वाइड स्प्रेड पीजेंट रिवोल्ट, जिसके तहत जो जमींदारों के लिए ये इनेंस एक्ट लाया गया था कि उनकी जमीनें उनके पास रहें, क्योंकि उस समय आप देख सकते हो पीजेंट रिवोल्ट हो रहे थे, बहुत सारे किसानों का आंदोलन हो रहा था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 was legislation enacted in British India in 18, it was very, मतलब एज ऑफ कंसेंट एक्ट आप देख सकते हो, इसके बारे में आप पढ़ना ना, बहुत ही बढ़िया एक्ट था उस टाइम पे कि एज ऑफ कंसेंट जो है कंजुगल राइट्स, है ना, मैरिज में, मैरिज से रिलेटेड था, है ना, टू अटेम्प्ट सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, तो उसमें आपको कंसेंट कंसेंट लेना है कि नहीं, है ना, तो कंसेंट के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट था, एंड इट वाज द वेरी डिस्कस्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये बहुत ही हाईलाइटेड मतलब केस था उस टाइम पे, और इसका मैं डिटेल में जब हम पढ़ेंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें मैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं, और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो 1907 में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन एंड एक्शन अंडर विच कवर्ड, unauthorized wearing or police or military uniform knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duties, celebratory gunfire which can endanger other। अब ये कितना बकवास क्वेश्चन था IAS प्री 2023 में भाई, पिछले 5 सालों में ना आप देख लो यूपीएससी ने इतने रिफॉर्म किए हैं अपने क्वेश्चन पेपर में, डिजास्टर्स है भाई। अब जिनका हो गया उनकी किस्मत थी, बट सैड फॉर दोज हु कुड नॉट मेक इट यार, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। हमारी जो ये आप देख सकते हो ना ट्रांजिशन फेज वाला जो है, लाइक 2020 से लेकर के और 2025-26 तक जो भी अभी तक जो पेज चल रहा है यूपीएससी का, इट्स अ डिजास्टर्स टू दोज हु आर कंसिस्टेंटली। आप देख सकते हो कि एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए बहुत डिजास्टर्स है। 2023 वाज द मोस्ट डिजास्टर्स ईयर फॉर यूपीएससी एस्पायरेंट्स। जिनका हो गया उस साल तो भाई वो तो बहुत ब्रिलियंट है, बट दोज हु कुड नॉट मेक इट, उनके लिए तो ये डिजास्टर्स था भाई। और ये क्वेश्चन आप देखो ना कितना बकवास क्वेश्चन है, अनऑथोराइज्ड वियरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म, ये कौन से एक्ट थे, यूनिंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद अ पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज्ड इन देयर ड्यूटीज, सेलिब्रेटली गन फायर व्हिच कैन एंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स।
भाई इसमें हमको क्या मालूम है कौन सा एक्ट किसके तहत। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तो हमें पता है कि भाई अनऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कोई भी आप मतलब सीक्रेट एक्ट जो होती है, जो देश के खिलाफ कोई भी इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते हो किसी भी, या कोई ऐसे लीक नहीं कर सकते हो, तो था ही नहीं इसमें। Section 6 of official make provision regarding unauthorized use of uniform facilitation, forgery, personation, false document. It clearly states that if any person is found to be unauthorized using the police or military uniform, they will be held guilty of an offence under the section. And section 7 क्या कहता है? Official Secret Act that the no person in the vicinity of any prohibited place shall obstruct, knowingly mislead, otherwise interfere with, impede any police officer or any member of armed forces of engaged on guard, sentry, patrol or other similar concerning the prohibited place। ठीक है, फिर पहला वाला सही है, दूसरा वाला ये गलत है, तो तीसरा वाला भी सही है, तो ओनली 2 पेयर। डिजास्टर मैनेजमेंट एक कब आया था? 2005 में आया था भाई, ये भी 2005 में आया था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्राइम मिनिस्टर इसका है, मैनेजमेंट की जो होती है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। ठीक है, नोडल डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीएमए का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर होता है। So the following legal basis to extraordinary power exercised by government of India during lockdown, ये भी क्वेश्चन दे दिया। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, एपिडेमिक एपिडेमी प्रॉपर्टी एक्ट तो यार नहीं था शायद इसमें, है ना? 2 and 4 ओनली, क्योंकि थर्ड वाला तो नहीं होगा, आप देख सकते हो ना, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट इसमें नहीं होगा, तो ओनली 2 and 4। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला सही होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन ईयर 1980। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 3 अगस्त। ठीक है, once the central government notifies an area as a community reserve, chief wild warden of the state becomes the governing authority of such forest. Hunting is not allowed in such area. People of such allowed to collect timber forest. People of such area are allowed traditional agriculture practices। इसमें सिर्फ 2 सही हैं, ओनली 2। तो अगर ऐसा होता है तो भाई ठीक है, चीफ वाइल्ड गार्डन बन जाता है उस एरिया का गवर्निंग अथॉरिटी। ठीक है, और सेक्शन 3 हंटिंग अलाउड भाई होती है, हंटिंग तो अलाउड करेंगे ही। नहीं सॉरी, हंटिंग अलाउड नहीं करेंगे भाई, हंटिंग क्यों अलाउड करेंगे? क्योंकि उसमें बहुत सारी स्पीशीज होंगी, देयर आर यू नो शेड्यूल 1 और 2 में होंगी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, तो वो भी एक तो गलत हो गया, तो सिर्फ 2 सही होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? इन 2001। आधार मेटाडेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड मोर देन 3 मंथ्स। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी क्वेश्चन में ना मोर देन लेस देन का कुछ भी कॉन्सेप्ट दिखे आपको, मोर देन लेस देन, तो समझ लेना कि वो स्टेटमेंट ही गलत है। तो जब हम इस स्टेटमेंट करेक्ट करेंगे तो हमारे पास कितने आ गए? 2, 3 एंड 4। स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। ठीक है भाई, आधार डेटा नहीं दे सकते हो। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, नहीं इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी ब्रो। तो तीसरा भी गलत हो गया, तो आंसर इज 2 एंड 4। एंड आधार इज मेंट फॉर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द। ठीक है, आधार कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी फॉर डोमिसाइल, नहीं, सिर्फ आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी कार्ड है, प्रूफ नहीं है भाई। वंस इशूड आधार कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और omitted by the issuing authority, बिल्कुल हम omit कर सकते हैं भाई। अभी हम देखते हैं कितने क्वेश्चंस हमारे पास। हाँ ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीगल रिकॉग्निशन ऑफ रिकॉर्ड, सेक्शन 5 लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, use of electronic record and electronic signature in government and its agencies, publication of rules, regulation, etc. in the electronic gadget।
तो छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत। तो लीगल रिकॉग्निशन किस में है? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किस में? यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पब्लिकेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशन एक्सेट्रा इन द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। तो लीगल रिकॉग्निशन अकॉर्ड किस में है? सेक्शन 4 में है, ठीक है। ए का 2, ए का 2, तो बी का 1। लीगल रिकॉग्निशन इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन 5 में। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ये किस में होंगे? सी का 4 में। पब्लिकेशन ऑफ रूल रेगुलेशन एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। देखो आप इस क्वेश्चन को देख के भटकना नहीं है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है? रिकॉग्निशन, किसी भी चीज की रिकॉग्निशन पहले हम उसे समझते हैं। तो वो हो सकता है कि भाई पहले स्टेज में होगा तो सेक्शन पहला मतलब होगा, उससे पहला वाला होगा। जैसे आप समझो कि कोई भी जैसे क्या होता है कि कोई भी कार्य हो रहा है तो उसकी इनिशियल स्टेज होगी, फिर उसकी नेक्स्ट स्टेज होगी, फिर मिड स्टेज होगी, फिर फाइनल स्टेज होगी। वही सेम यहाँ पे आपको यूज करना। पहले क्या होगा? रिकॉग्निशन होगा रिकॉर्ड का, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होगा इसका रिकॉग्निशन का। जो रिकॉग्निशन किया उसका इलेक्ट्रॉनिक स्टेज होगा। फिर उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का यूज किया जाएगा गवर्नमेंट एजेंसीज को। फिर गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करेंगी? उन सारे रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को पब्लिक साइज करेगी, ठीक है, अपने गैजेट्स में। तो वैसे ही आप देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही है, स्मूथली चलना है आपको। Next is, as per the Right to Education RT Act, to be eligible for appointment as a teacher in a state, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned State Council of Teacher Education. As per the RT Act, for teaching primary class, consent is required to pass a teacher eligibility test conducted in accordance with the National Council of Teacher Education guideline. India, more than 90% of teacher education institutions are directly under the state government. नहीं भाई, डायरेक्टली कैसे हैं, है ना? तो ये दोनों आप खत्म करो। टीचिंग क्लासेस कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास अ टीचर है। हाँ, टेट पास करना होता है भाई, ये तो सही है, टेट पास करना पड़ेगा आपको। एज पर जहां दिख जाए, ये भी एक रेड फ्लैग है। टीचर इन स्टेट पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू पोजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन बाय कंसर्न काउंसिल ऑफ टीचर। नहीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होता है, उसकी एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होती है, तो ये भी गलत है। What is the key focus on work amendment bill introduced in 2025? तो enhancing transparency and ensuring better governance of work properties, ठीक है। Under which law the state food commission is established? National Food Security Act 2013, ठीक है। With reference to consumer right privilege under the provisions of law in India, consumers are empowered to take samples for food testing. When a consumer file a complaint in consumer forum, no fee is required to be paid. In the case of death of a consumer, his or legal in hire can a file complaint in the consumer forum on his or behalf. तो क्या कर सकते हैं भाई? When a consumer file a complaint in any forum, no fee is required to be paid. नहीं, फीस तो मिनिमम लेते हैं भाई, फीस तो लेंगे ही वो। In the case of death of consumer, his or legal hire can file a complaint by home. लीगल हायर भी कर सकता है कंप्लेंट, ठीक है। तो एंड कंज्यूमर आई इम्पावर टू टेक सैंपल्स फॉर फूड टेस्टिंग, सैंपल्स ले सकते हैं भाई फूड टेस्टिंग के लिए। तो 1 and 3, ठीक है। विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? डिस्ट्रिक्ट फोरम entertains the complaint where the value of good or services does not exceed rupees 50 lakh. The state commission can establish more than one district forum in a state if it deems fit. One of the member of district forum shall be a woman. ठीक है, तो आंसर इज नन ऑफ द एबव। ऐसा कुछ नहीं होता है। विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, which of the following state can establish more than one district forum in district if it deems fit? One of the member of district forum shall be women. District forum contests the complaint where the value of good or services does not exceed rupees 50 lakh. तो यही सही होगा, इज नॉट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 50 लाख नहीं होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 लाख होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपने इस वीडियो को। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट हम सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करेंगे, फिर हाई कोर्ट और फिर जुडिशरी के जितने भी हम क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड